Hello, good morning students. I hope you all are safe at your home. Students, in last videos we have discussed about different things like Satyagraha movement we have discussed, and then we have discussed about Rowlatt Act, Jallianwala Bagh Massacre and खिलाफत मूवमेंट. सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की. देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि जिसका मतलब है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन, कोऑपरेट ना करना. अब किन चीज़ों में कोऑपरेट ना करना? देखिए, सबसे पहले मैंने शायद आपको मुझे ये बता देना चाहिए कि कोऑपरेट हम कहाँ कहाँ कर रहे थे. कोई भी कंपनी है या कोई भी पर्सन है या कोई भी ग्रुप है, कोई भी फर्म है, हम जब तक उनकी चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी है तो हम उनकी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स हम उन्हें कोऑपरेट कर रहे हैं. अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, अगर उनमें उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं. सेम जैसे ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने वो सिर्फ ट्रेड के लिए आए थे, हमने उनके ट्रेड में उनको कोऑपरेट किया. फिर वो यहाँ पे जो यहाँ की पॉलिटिक्स थी उसमें शामिल हो गए तो हमने उनको कोऑपरेट किया. इसके बाद उन्होंने हमें जॉब्स देना शुरू किया तो हमने जॉब भी लेना शुरू किया. उन्होंने हमें टाइटल्स दिए. उसके बाद उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन किए जिसमें हमारे देश के बच्चे उनमें स्टडी करने लगे तो हमने कोऑपरेट किया. बहुत सारी जॉब्स उन्होंने दी, रिक्रूटमेंट्स उन्होंने निकाली तो हमने उनकी जो दी हुई जॉब्स थी वो हमने एक्सेप्ट की और इस तरह से हमने उनको कोऑपरेट किया. तो इस मूवमेंट में हम पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन के बारे में. ये जो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया है इसी का है और ये 4th वीडियो है आपका. अगर आपने पहले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो देख लें तो आपको एक कंटिन्यूसली इस चैप्टर को समझने में इजी रहेगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कॉजेज़ क्या क्या थे. जैसे मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने सब कुछ प्रिपेयर कर दिया था कि हम इन्हीं चीज़ों को हम फॉलो करेंगे और इस तरह से हमें ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करना है. लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कोई भी जब घटना हो रही है तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है, उसका कारण क्या होता है. तो इसमें भी हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉज क्या थे. देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि मैंने आपको बताया था 1914, बार बार मैं बता रही हूँ आपको कि आपको अच्छे से ये याद रहे. इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, बहुत बड़ा इफेक्ट था किसके ऊपर? जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थे या हमारा जो एक पर्टिकुलर यूँ कह सकते हैं कि कोई भी जो इवेंट हुई थी, कई इवेंट्स थी जो इसके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आगे पीछे रिवॉल्विंग थी. हमने खिलाफत मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा, वो भी इसके आसपास रिवॉल्व थी. हमने रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा तो वो भी कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लुएंस थी. इसके बाद हम जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो उसका भी एक रीज़न ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हिंदुस्तानी थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, वो बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके थे, बहुत परेशान हो चुके थे. इसलिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करने के बारे में सोचा. इसके बाद रॉलेट एक्ट, जिसके बारे में हम पूरा एक ट्रस्ट तैयार कर चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने एक ब्लैक लॉ बनाया था जिसके फेवर में हम नहीं थे. जलियांवाला बाग मैसेर जो कि एक बहुत बड़ा कॉज था, लोगों की जो मास किलिंग इसमें हुई थी. इसके बाद मिसट्रीटमेंट ऑफ खलीफा, जिससे मैंने आपको बताया था कि खलीफा को उन्होंने गद्दी से हटा दिया था ब्रिटिश ने, तो इसके लिए भी जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनमें गुस्सा था. इसके बाद हम पार्टिसिपेंट्स की बात करेंगे. तो पार्टिसिपेंट्स में देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई ग्रुप पूछ लिया जाता है. मेनली इसमें 4 ग्रुप शामिल थे. फर्स्ट ग्रुप था सिटीज़ और टाउन्स का. तो उनमें आप ये कह सकते हो सिटीज़ और टाउन भी आ सकता है या ये भी आ सकता है कि मिडिल क्लास पीपल का क्या रोल था. दोनों में से कोई भी. देखिए, ये 4 ग्रुप मैंने इसमें डाले हैं तो चारों ग्रुप में से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाउ द पीपल ऑफ सिटीज एंड टाउन पार्टिसिपेटेड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या हाउ मिडिल क्लास पीपल पार्टिसिपेटेड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. इसके बाद ये पूछ लिया जाता है कि कंट्री साइड हाउ द मूवमेंट स्प्रेड इन कंट्री साइड, या कंट्री साइड की जगह विलेज वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है. विलेज, क्योंकि कंट्री साइड जो वर्ड है वो विलेजेस के लिए ही पर्टिकुलर यूज़ होता है. और पीजेंट्स का भी आ सकता है इसमें. तो सेम ये पॉइंट आपको जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो उसमें सेम चीज़ें हैं. इसके बाद जैसे प्लांटेशन का है, प्लांटेशन या एमिग्रेशन एक्ट का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है. या जो लेबर थे, लेबर ने कैसे एमिग्रेंट एक्ट वो का आ सकता है. या जो लेबर थे, एंडेंजर्ड लेबर जिसको कहा जाता था, असम में जो टी प्लांटेशन में वर्क कर रहे थे, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया. और इसके बाद हम एक लास्ट पॉइंट आता है कि ट्राइबल पीपल ने कैसे पार्टिसिपेट किया. तो ट्राइबल पीपल का जो आता है, ट्राइबल पीपल का जो
पूछ लिया जाता है। इसमें देखो सबसे पहले ट्राइबल पीपल, यहाँ डायरेक्ट ट्राइबल करके भी पूछ लिया जाता है, या गोडम हिल्स में पूछ लिया जाता है कि क्या रीज़न थे कि ट्राइबल पीपल ने भी कंट्रीब्यूट किया। और एक अलुई सीताराम राजू का भी इसमें एग्जांपल आ जाता है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। देखो सिटीज़ और टाउन में क्या हुआ, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम कैसे कोऑपरेट कर रहे थे और हमें कोऑपरेट नहीं करना चाहिए। ये हम को इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉरेन क्लॉथ्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से हम उनका जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, हमारे जो टीचर्स हैं वो या स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल कॉलेजेस जा रहे हैं, लॉयर्स जो लॉयर की प्रैक्टिसेस होती हैं उनको कर रहे हैं। तो जो जिनके पास टाइटल्स हैं तो उस टाइटल को यूज़ कर रहे हैं अपने सरनाम के साथ। तो कहीं ना कहीं वो इसका एक कहीं मिडिल क्लास पीपल ने उन सबको बायकॉट कर दिया। जो ये मूवमेंट था इसमें बायकॉट करना था कि हमें इन चीज़ों का बायकॉट करना है। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कंट्री साइड की मैंने बात की, विलेजेस, यहाँ विलेजेस की हम बात करेंगे तो विलेजेस में स्पेशली जो पीजेंट्स थे वो बहुत परेशान हो चुके थे। ताल्लुकदार पहले होते थे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स, बहुत हैवी रिवेन्यू उनको देना पड़ रहा था। उनके रेंट्स जो कल्टीवेशन के लिए जो ज़मीन यूज़ कर रहे थे उनके रेंट्स बहुत ज़्यादा थे। तो कहीं ना कहीं जो पीजेंट थे वो परेशान थे। तो यहाँ एक किसान सभा का भी आता है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडिंग में जो बाबा रामचंद्र सन्यासी ने ऑर्गेनाइज की थी। तो इसमें आप नाम भी कर सकती है, 1 मार्क में क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। बाबा रामचंद्र सन्यासी, और लीड किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये जो थे ये जो पीजेंट्स थे उनके मसीहा कहे जाते थे, उनकी हेल्प करते थे। और ये स्पेशली अवध में किया गया था, अवध जो कि यूपी में है। और अवध में किसान सभा आयोजित की गई थी, जिसके थ्रू सारे जो पीजेंट्स थे वो इनके साथ मिल गए थे, एक हो गए थे। और नॉन कोऑपरेशन किसके खिलाफ, ताल्लुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ उन्होंने ये एक्शन लिया था। इसके बाद हम बात करते हैं प्लांटेशन की। देखो प्लांटेशन किस किस की होती है, स्पेशली जो इंडिया में प्लांटेशन होती थी वो टी, बहुत पॉपुलर जो प्लांटेशन बड़े बड़े जो गार्डन्स थे वो टी गार्डन्स, तो उनमें लेबर्स को लाया जाता था, उनको कहते थे एमिग्रेंट लेबर। एमिग्रेंट एक्ट बनाया गया था उनके खिलाफ कि जो लेबर, जो माइग्रेट जो लेबर होते हैं उनको क्या किया जाता है, दूसरी जगह से आते हैं और उनको वहीं पे ज़बरदस्ती फोर्सफुली उनको वहीं रखा जाता था। देखो यहाँ एक चीज़ ध्यान देना आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, एमिग्रेंट एक्ट के नाम से भी आता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो प्लांटेशन वर्कर थे उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया, जैसे सबको पता चल गया पूरे देश में। ये एक पहला मूवमेंट था गांधी जी का जिसमें शायद देश का कोई भी वर्ग, कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं था कि वो इसमें शामिल ना हुआ हो। ओके, सब ने इस मूवमेंट को कोऑपरेट किया, पूरी शिद्दत से कोऑपरेट किया। अब लोगों में ये बात फैल गई कि कोई गांधी नाम का मसीहा है, यहाँ भी बात फैल गई प्लांटेशन वर्कर्स में कि भाई गांधी नाम का कोई मसीहा है। वो बहुत परेशान थे कि वो आएगा और हमें यहाँ से आज़ाद कराएगा। उनके चारों तरफ बड़े बड़े गार्डन्स होते थे, तो उनके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें और तारे बांध दिए जाते थे ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। और बहुत ही मतलब वो अपने ओनर की मर्जी के बिना बाहर नहीं जा सकते थे उनको। और बंधुआ मजदूर थे, बाउंडेड लेबर जिसको कहते हैं। बंधुआ मजदूर क्या होता है कि उनको सिर्फ कोई वेज नहीं दिया जाता है, उनको सिर्फ खाने के लिए खाना दिया जाता है और उनसे काम करवाया जाता है फोर्सफुली। तो इस तरह के वो लेबर थे, बहुत बुरी कंडीशन उनकी हो रही थी। ठीक है, तो उन्हें लगा कि कोई मसीहा है जो आएगा और हमें छुड़ा के ले जाएगा, तो वो वहाँ से भाग निकले। अब वो वहाँ से भाग निकले, उन्होंने विरोध किया। जिसने भी उसको, जो ओनर थे वहाँ, जिनको उनकी जो एक तरह से उनको संभालने के लिए वहाँ पे रखे गए थे, हेड्स रखे गए थे, तो उनको भी वो वहाँ मार के और वहाँ से भाग लिए। तो अब क्या था, देखो वो वहाँ से निकल तो गए। एक चीज़ ध्यान देने लायक है यहाँ पे, ये बेचारे वहाँ से निकल गए कि हम यहाँ से अपने गांव चले जाएंगे। इनको गांव जाने की परमिशन नहीं थी, अपने घर वालों से मिलने की इनको परमिशन नहीं थी, तो वहाँ से निकल के चले तो गए। अब एक चीज़ बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि देखो पूरे देश में नॉन कोऑपरेशन चल रहा था, तो ट्रेन्स जो थी वो भी बंद थी। जैसे आजकल कोरोना में हो रही है, ट्रेन्स रेल सब बंद हो रही हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, वो बेचारे रेलवे स्टेशन पे तो आ गए, पैदल तो जा नहीं सकते, तो रेलवे स्टेशन पे आके वो इंतज़ार करने लगे कि किसी तरह हम यहाँ से जाएं। अब वहाँ जो ब्रिटिश पुलिस थी उन्होंने देख लिया उनको वहाँ पे, तो ब्रिटिश पुलिस ने देख लिया, तो उनको ब्रूटली बीटन किया, बुरी तरह से उनको पीटा और वापस उनको गार्डन में ले आए। वो बेचारे वहीं की वहीं रह गए। तो इसका जो एक तरह से इनकी जो स्टोरी है वो आपको पता होनी चाहिए कि प्लांटेशन वर्कर्स जो
चाहते थे आज़ाद होना, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरा योगदान दिया कि हम गांधी जी हमें बचा लेंगे, उनको पूरा विश्वास था। इसके बाद हम बात करते हैं गुडम हिल्स की। देखो ट्राइबल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें है, ट्राइबल वर्ड यूज किया है। ट्राइबल लोग कौन होते हैं? जो जंगल में रहते हैं, ट्राइबल पीपल जंगल में रहते हैं। अब देखो एक चीज़ का ध्यान देना, जो ट्राइबल पीपल है भाई सबका मतलब है, यहाँ आपने देखा होगा मिडिल क्लास पीपल उनकी भाई बहुत परेशान थे और वो चाहते थे अपना राज चाहते थे। कंट्री साइड जो पीजेंट्स थे वो भी आज़ाद होना चाहते थे, यहाँ ये वर्कर भी आज़ाद। तो ट्राइबल पीपल ने क्या किया? वो तो जंगल में रह रहे हैं। देखो इसके पीछे रीज़न था, ध्यान से सुनना। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि कैसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जो फॉरेस्ट था उसका डिवीज़न कर दिया और इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। और रिजर्व फॉरेस्ट में जो बेस्ट फॉरेस्ट थे ना, उन्होंने वो रिजर्व फॉरेस्ट में रखे और उनके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। अब जो ये ट्राइबल थी ये तो अपने आप को जंगल का राजा मानते थे कि हम जो हैं वो फॉरेस्ट के किंग हैं और हमसे हमारी जगह, अब कोई जंगल, अब कोई एरिया है, अगर आपके कंट्रोल में कोई एरिया है और उसका कुछ हिस्सा, बहुत ज़्यादा हिस्सा, जो एक अच्छा सा हिस्सा है, आपके पास बहुत सारी ज़मीन, उसका कुछ आधे से ज़्यादा हिस्सा बहुत अच्छा जो फर्टाइल है, वो कोई और आपसे छीन के ले जाए, आपको गुस्सा तो आएगा। तो अब ट्राइबल वैसे तो बेचारे इनकी कुछ चलती नहीं थी, है ना, तो इन्हें भी लगा कि पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ कोई मूवमेंट चल रहा है तो हमें भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों ने हमारे साथ भी बहुत बुरा किया है, तो हम इनसे बदला लेंगे। अब एक चीज़ और आती है, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ जैसे मैंने लीडर का नाम लिखा, यहाँ पे भी एक लीडर थे जिसका नाम था अलूरी सीताराम राजू। कौन था? अलूरी सीताराम राजू। इसका नाम एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है और एग्जाम में ये नाम देके भी पूछ लिया जाता है कि अलूरी सीताराम राजू का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसमें क्या रोल रहा। तो अलूरी सीताराम राजू ने लीड किया किसको? ट्राइबल मूवमेंट को। जो गोडम हिल्स आंध्र प्रदेश में है, ये भी याद रखना, ये भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है आपका। आंध्र प्रदेश में कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और इनकी देखो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो ब्रिटिश थे, जैसे जो जंगल के ऊपर अपना अधिकार, ये वहाँ पे चले गए और ये गुरिल्ला जो वार होती है उसमें ये बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे। गुरिल्ला वार क्या होती है कि छुप के अटैक करना दुश्मन पे और फिर छिप जाना, यानी कि दुश्मन पे अटैक कर देना, उसको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से गोली चली, कहाँ से बारूद, कहाँ से हमारे ऊपर पत्थर बरसे, उन्हें पता नहीं चलेगा। ये इस स्किल में ये इनके पास ये स्किल थी गुरिल्ला वार की। तो और अलूरी सीताराम राजू जो इनका लीडर था वो भी बड़ा मतलब शानदार, अपने आप को मिरेकल, वो कहता था कि मिरेकल्स होते हैं, और अपने आप को क्या कहता था कि मेरे अंदर पावर्स हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे ऊपर गोलियों का असर नहीं होता। ऐसे कहा जाए तो हम भी कह दें कि हमारे ऊपर जो सन है भाई, मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर सकता, मेरे ऊपर सन का कुछ इफेक्ट नहीं होगा अगर सन भी मेरे ऊपर गिर जाए। लेकिन वो मेरे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब, वो कहता था मेरे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब का कोई असर नहीं होता, और लोग उसको मानते थे, सही मानते थे। वो उसके पास कुछ विद्या, कुछ शक्ति थी, या यूँ कह सकते उसके पास कुछ ऐसी ताकत थी, कुछ ऐसा उसके पास ज्ञान था कि जंगल में कोई भी बीमार होता, कोई घायल होता तो उसको तुरंत ठीक कर देता था। और वो कैसे करता था वो जाने। तो कहने का मतलब है कि वो ये दावा करता था कि उसके ऊपर गोलियों का असर नहीं होता, उसके ऊपर न्यूक्लियर, उसके ऊपर किसी भी तरह के अटैक का कोई असर नहीं होता, वो अपने आप को, खुद को डिफेंड कर सकता है, दूसरों को भी डिफेंड, वो जादू जानता है। सबसे मेन चीज़ थी ये क्या कहता था, ये जादू जानता है। इसका नाम अलूरी सीताराम राजू, AL है बेटा, ये ALURI, ये आप सही कर लेना, ALURI, अलूरी सीताराम राजू। ओके। तो इसके बाद जैसे विमेन का हम एक अलग से, यहाँ पे आपको अगर ग्रुप्स पूछे जाएं एग्जाम में तो सिर्फ 4 ही ग्रुप है, ज़्यादा मत बनाना। आप कभी टाउन और सिटीज़ का अलग बना दो, मिडिल क्लास का अलग बना दो, क्योंकि ये ऐसे ये जो ग्रुप है ये आपको लर्न करने, ये एग्जाम में 99% ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। या तो इसका एक पार्ट आ जाता है 3 मार्क्स का, कंप्लीट क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद जैसे विमेन की बात करेंगे कि विमेन का पार्टिसिपेशन, अब मैं जो ये डिस्कस कर रही हूँ ना, ये आप इसको वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। और यही हम डिस्कस करेंगे फिर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में, इसी तरह से जैसे उसके कॉजेज क्या थे, पार्टिसिपेंट्स कौन थे और विमेन का क्या रोल था, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे जैसे उसकी इवेंट्स क्या क्या थी, ठीक है। तो विमेन का इसमें कुछ खास रोल नहीं था अलग से, जो कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में ज़्यादा था। और इसके जैसे हम बात करते हैं
कि यहाँ पे मैंने कहा कि वीमेन के पार्टिसिपेशन की मैंने बात की, तो आप यहाँ देख रहे हो यहाँ सबका रोल है, लेकिन पर्टिकुलर वीमेन का रोल किस में आता है? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में डायरेक्ट पूछा जाता है, इसमें डायरेक्ट नहीं आता। इसमें जो वीमेन का अलग से कोई पर्टिकुलर इसमें कोई रोल नहीं था। ये 4 ग्रुप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी में अब हम डिस्कस करेंगे इवेंट्स के बारे में, या यूं कह सकते हैं अगर एग्जाम में ये भी आ जाए कि व्हाट आर द कोर्सेज ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कोर्सेज को डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ हम इसको विड्रॉल कैसे कर लिया गया था, क्यों कर लिया गया था, उसके रीजन क्या क्या थे वो पढ़ेंगे। ओके, आई होप ये आपको अंडरस्टैंड, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसके बाद जस्ट अभी हम डिस्कस करेंगे कौन सा, इसके कोर्सेज। स्टार्ट करें? यस, इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका कोर्स क्या है। कोर्स का मतलब है इसके इवेंट्स। देखिए, इवेंट्स में मैंने अभी आपको बताया कि जैसे फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कर दिया था, फॉरेन गुड्स और फॉरेन थिंग्स को बाइकआउट कर दिया था, और जितने भी जो फॉरेन गुड्स हम इस्तेमाल कर रहे थे उसको हमने छोड़ दिया था, कोशिश की थी हम सब एक तरह से बॉन फायर कर दिया था, आग के हवाले कर दिया था, और जो लॉयर्स उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी थी। तो इसमें इवेंट अगर पूछे जाए या कोर्स पूछा जाए तो आपको वो लिखने हैं। और इसमें और क्या हुआ था कि जैसे जो लिक्योर शॉप्स है उनको पिकेटेड कर दिया गया था, उनको तोड़ फोड़ दिया था। लिक्योर शॉप्स होती है शराब की दुकान, तो शराब की दुकानों को तोड़ फोड़ दिया था। इसमें आप कुछ चीज़ें जैसे स्कूल्स का एग्जांपल ले सकते हैं। स्कूल्स में जैसे टीचर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी, स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। लॉयर का लिख सकते हैं, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। और इसके अलावा आप जैसे फॉरेन गुड्स के बारे में लिख सकते हैं, फॉरेन गुड्स बाइकआउट कर दिए थे, फॉरेन क्लॉथ्स बाइकआउट कर दिए थे, और लिक्योर शॉप्स को पिकेट कर दिया था। लिक्योर शॉप्स क्या होती हैं? शराब की दुकानें। लिक्योर शॉप्स को पिकेट कर दिया था, उनको तोड़ फोड़ दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि विड्रॉल, इसको विड्रॉल क्यों किया गया। देखिए, 1920 में दिसंबर में डिसीजन लिया गया कि ये मूवमेंट होगा, ठीक है, और 1922 में इसको वापस ले लिया गया गांधी जी के द्वारा। 1922 में क्यों? एक चोरी चोरा, देखो इंसिडेंट एक 1 मार्क में पूछा जाता है तो आपको सीधा सीधा लिखना है चोरी चोरा इंसिडेंट। चोरी चोरा इंसिडेंट क्या था और क्यों हुआ था और कहाँ पे हुआ था। देखिए, चोरी चोरा कहाँ पे है? यूपी में एक जगह का नाम है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट की एक जगह है चोरी चोरा। वहाँ पे क्योंकि पूरे देश में ये मूवमेंट फैला हुआ था, सभी लोग बड़े उत्साह के साथ इस मूवमेंट में पार्टिसिपेटेड थे। और इसका एक, जैसे मैंने पहले भी बताया कि गांधी जी की एक फिलॉसफी थी कि हमें मूवमेंट को नॉन वायलेंस तरीके से इसको करना है, वायलेंस नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन में लोगों ने गुस्से में आके लोगों ने आग लगा दी, और वहाँ पे कहते हैं कि 22 पुलिसमैन आग में जल के मर गए। तो इस वजह से गांधी जी बहुत परेशान हो गए, और गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। तो एक तो आपको ये याद रखना है कब वापस ले लिया, और एक आपको ये याद रखना है कि किस इवेंट के बाद गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। तो अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि इसको वापस क्यों ले लिया, यानी 3 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भाई गांधी जी विड्रॉल द मूवमेंट। 1 मार्क में आप बता दोगे कि कब लिया और क्यों लिया, ठीक है। इसके पीछे गांधी जी ने क्या सोचा, एक तो चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया था, गांधी जी ने इसलिए भी ले लिया कि जो लोग थे वो अभी ट्रेंड नहीं है लोगों में। ये जो मूवमेंट है, अगर ट्रेंड लोग इसमें होते, यानी कि उनमें अगर एक तरह से पेशेंस होता, उनमें कहीं ना कहीं वायलेंस हुई, इसका मतलब लोग ट्रेंड नहीं है, तो वापस उन्होंने ले लिया। एक जो गांधी जी ने कहा था कि जो क्लॉथ्स है उनको बायकॉट कर दो, तो ज़्यादा दिन तक, और खादी के लिए गांधी जी ने फोर्स किया था कि खादी ही यूज़ करो आप, क्योंकि खादी स्वदेशी है, ठीक है। तो ज़्यादा जो खादी थी और खादी से जो बुनाई होती थी वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था, इसलिए लोगों ने फॉरेन गुड्स को अगेन फिर से स्वीकार करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे कहते हैं कि मूवमेंट फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इसके जैसे मैंने मुस्लिम्स के बारे में बताया, मुस्लिम का पार्टिसिपेशन रहा, ट्राइबल का पार्टिसिपेशन रहा, तो आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है इसके साथ साथ मैं आपको एक ट्रिक और बताती हूँ कि अगर आप डेट्स लर्न करना चाहते हैं, डेट्स आपको याद नहीं रहती है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे आपको 20 डेट्स याद करनी है, तो आप 10 डेट का बल्क बना लीजिए, ठीक है। 10 डेट्स को आप लिख लीजिए एक पेपर पे, और जहाँ पे आप स्टडी करते हैं आप एक टारगेट रखिए कि ये 5 डेज तक ये मेरी स्टडी टेबल पे लगी रहेंगी, 10 इधर 10 इधर, और उनको दोनों को आप लर्न करते जाइए, ठीक है। लर्न करने का मतलब मेरा ये नहीं कि आप एक ही दिन में लर्न कर लो, आप डेली उनको सिर्फ रीड करें,
2 टाइम्स रीड करें सिर्फ इवेंट के साथ उन डेट्स को। आप देखेंगे कि 5 डेज़ में आपको 20 डेट्स इजीली लर्न हो जाती हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और आप आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे अहेड।